नमस्कार दोस्तों। अंटार्कटिक स्नो क्रूजर अमेरिका का वह स्नो क्रूजर था जिसमें लॉन्च होने के कुछ समय बाद से ही दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। इसमें अंटार्कटिका पर रिसर्च के लिए 5 खोजकर्ताओं के रहने की व्यवस्था थी और यह काफी महीनों के राशन को भी अपने साथ ले जा सकता था और इसी के साथ इसका स्वयं का एक प्लेन भी इसी के साथ था। पर सोचने की बात यह है कि यह इतना एडवांस क्रूजर था तो फिर इसमें ऐसी क्या दिक्कतें आई जिसके कारण अमेरिका को इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। यह बात है सन 1940 की, जब अमेरिकी खोजकर्ताओं की एक टीम ने अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों से होते हुए दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा के लिए एक चार्ट तैयार किया। यह जगह उन जगहों में से एक थी जिसे पहले कभी किसी मानव ने नहीं देखा था। यह जगह एक रिमोट प्लेस थी। इस जगह पर जाने के लिए कई प्रयास किए गए थे परंतु सारे विफल हो गए थे। लेकिन पहले के प्रयासों के विपरीत अमेरिकी इस मशीन की सहायता से अंटार्कटिका का पता लगाने का प्रयास कर रहे थे। यह एक 37 टन का मोबाइल बेस था जिसमें खोजकर्ताओं की एक छोटी टीम रहकर अपने रिसर्च के समय पूरे वर्ष तक आराम से रह और सो सकती थी। इसे अंटार्कटिक स्नो क्रूजर के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी की सबसे कठिन परिस्थितियों को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया था और यह इतिहास के सबसे महानतम इंजीनियरिंग नमूनों में से एक था। 1939 से पहले केवल 2 अभियान दलों ने ही दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा था और उनमें से केवल एक टीम ही जीवित वापस लौट पाई थी, क्योंकि अंटार्कटिका में तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक का होता है और यहाँ हवाएं 2 या 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और यहाँ 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बर्फ के मैदान और ध्रुवीय पहाड़ स्थित हैं। यह वातावरण मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन इस जगह के नीचे तेल और खनिज के विशाल भंडार होने की संभावना है और 1939 तक विश्व की बड़ी शक्तियों ने इस स्थल पर अपने लिए अलग अलग हिस्सों का दावा करना शुरू कर दिया था, जबकि उस समय अमेरिकी खोजकर्ताओं ने महाद्वीप में खोज शुरू कर दी थी और ये अभियान प्राइवेटली फंडेड अभियान भी थे। अंटार्कटिका पर अपना दावा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को एक बड़ी और अधिक ऑफिशियल प्रेजेंस की आवश्यकता थी। इसलिए 1939 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यूनाइटेड स्टेट्स अंटार्कटिक सर्विस एक्सपेडिशन की शुरुआत की। उस वर्ष के अंत में 125 लोगों को ले जाने वाले 2 जहाज़ों ने अब तक के सबसे बड़े अमेरिकी अभियान के लिए अंटार्कटिक की ओर प्रस्थान किया। उनका मिशन महाद्वीप के पहले अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाना और अंटार्कटिका के दोनों ओर 2 नए फील्ड बेस स्थापित करना था। इस अभियान के खोज उपकरणों का केंद्र बिंदु अंटार्कटिक स्नो क्रूजर था। इससे पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया था। यह एक छोटी इमारत के आकार का था और यह 5 खोजकर्ताओं के साथ अपने स्वयं के विमान को भी साथ ले जा सकता था। इस अभियान में स्नो क्रूजर की विशेष भूमिका थी। इसके क्रू को दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करनी थी। वहां से वे पूर्व की ओर नव स्थापित अमेरिकी फील्ड बेस पर पहुंचने वाले थे। इस अभियान के आधार पर अमेरिकी अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपना दावा स्थापित करना चाहते थे। इस अभियान की खबरें अखबारों की हेडलाइंस में थी और अंटार्कटिक स्नो क्रूजर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इसकी डिजाइन शिकागो के आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा की गई थी। ऊबड़ खाबड़ ध्रुवीय स्थलों को पार करने के लिए इंजीनियरों ने इसमें 10 फीट लंबे रबर के पहिए लगाए थे जो कठोर जमे हुए बर्फीले इलाकों के शॉक को एब्जॉर्ब करने में मदद करने वाले थे। अगर इसे बर्फ की दरार का सामना करना पड़ता तो यह क्रूजर अपने पहियों को हाइड्रोलिक की मदद से ऊपर उठा देता और अपने फ्रंट और रियर भाग की सहायता से इस पर स्लाइड करके आगे बढ़ सकता था। यह 4.5 मीटर तक की चौड़ी बर्फ की दरारों को पार कर सकता था। महीनों तक यात्रा की विश्वसनीयता के लिए क्रूजर में एक डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन है जो क्रूजर को सीधे चलाने के बजाय डीजल ईंधन द्वारा प्रत्येक व्हील हब के अंदर इलेक्ट्रिक मोटरों को बिजली आपूर्ति करेगा। यह डिजाइन काफी जगह बचाने वाला और अधिक विश्वसनीय होने का वादा करते हुए जटिल ड्राइव शाफ्ट और गियर बॉक्स की आवश्यकता को दूर करने में मदद करता है। लो टेम्परेचर का सामना करने के लिए इसमें कूलेंट था जो इंजनों से होते हुए आंतरिक स्थानों को गर्म करने के लिए पूरे कैबिन में सर्कुलेट होगा और अत्यधिक खराब मौसम में कूलेंट क्रूजर के हाइड्रोलिक पहियों को भी गर्म कर सकता था। अंटार्कटिक स्नो क्रूजर पूरे साल चलने के लिए पर्याप्त ईंधन और भोजन अपने साथ ले जाने वाला था और इसमें 5 खोजकर्ताओं के रहने, सोने और काम करने के लिए पर्याप्त स्थान भी था।
यहाँ तक कि यह हवाई सर्वेक्षण और अंटार्कटिक क्षेत्र में सैकड़ों किलोमीटर की तस्वीरें लेने के लिए अपना खुद का बाई प्लेन भी साथ ले जा रहा था। 24 अक्टूबर 1939 को जब क्रूजर ने अपना असेंबली प्लांट शुरू किया तो इसका स्वागत करने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन चीजें काफी अनसुलझी थी। हालांकि स्नो क्रूजर का अनुसंधान और डिजाइन 1937 में शुरू हुआ था, लेकिन 1939 के वसंत ऋतु तक आगामी अभियान में इसका उपयोग करने का निर्णय नहीं लिया गया था। डिजाइन और निर्माण पूरा करने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे थे, जिससे इंजीनियरों को 24 घंटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा और क्रूजर शिकागो में अपने असेंबली प्लांट से कुछ ही हफ्ते पहले निकला था। इसे बोस्टन में प्रतीक्षा कर रहे जहाज़ों पर लोड किया जाना था और इसकी मशीन की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए बहुत कम समय बचा था। इसका परीक्षण करने के लिए शिकागो से बोस्टन तक 1600 किलोमीटर तक इसे चलाया गया, लेकिन यह अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन था। फोर्ट वेन इंडियाना तक यात्रा के कुछ ही दिनों में काफ़ी दिक्कतें आने लगी, जैसे भारी बारिश आदि, जिससे सड़कों पर फिसलन काफ़ी बढ़ गई थी। इसके तुरंत बाद क्रूजर ने नियंत्रण खो दिया और एक खाई में चला गया, जहां चालक दल ने अगले 3 दिन इसे यहां से निकालने की कोशिश में बिताए। पृथ्वी पर सबसे कठिन इलाकों के लिए डिजाइन की गई इस मशीन के लिए यह काफ़ी शर्मनाक शुरुआत थी, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि क्रूजर की गति काफ़ी धीमी थी। इसे 48 किलोमीटर प्रति घंटे तक की यात्रा से यात्रा करने में सक्षम होना चाहिए था, परंतु यह उसके एक अंश तक भी पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था। समस्या यह थी कि इसके प्रत्येक इलेक्ट्रिक व्हील हब मोटर्स ने सिर्फ 75 हार्स पावर का पावर रखा। इसका मतलब था कि कुल मिलाकर 37 टन क्रूजर के पास आगे बढ़ने के लिए प्रति टन सिर्फ 8 हार्स पावर की शक्ति थी। 12 नवंबर को क्रूजर बोस्टन पहुंच गया था। यहां तक पहुंचने के लिए उसे 8 दिन लगने चाहिए थे, इसके बजाय इसमें लगभग 3 सप्ताह लग गए। 15 नवंबर 1939 को यह अमेरिकी अभियान के लिए अंटार्कटिका की ओर रवाना हुआ, लेकिन स्नो क्रूजर के लिए चीजें खराब से भी खराब होने वाली थी। क्रूजर के अंटार्कटिका पर उतरते ही दुर्घटनाएं शुरू हो गई थी, क्योंकि मशीन की वास्तविक समस्याएं अभी शुरू ही हुई थी। क्योंकि मिड वेस्टर्न गर्मियों में केवल 11 सप्ताह में निर्मित होने के बाद अंटार्कटिक स्नो क्रूजर ने 1940 की जनवरी में पहली बार बर्फ देखा था और क्रूजर ने खुद को सड़कों पर साबित कर दिया था कि यह निराशाजनक रूप से कमजोर था। इसकी असली समस्या टायरों की थी। इसे इम्पैक्ट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए डिजाइन किया गया था और वे पूरी तरह से चिकने भी थे और अंटार्कटिका की बर्फ पे वे स्लिप हो रहे थे। इन समस्याओं को हल करने के लिए क्रू मेंबर्स ने टायरों को जंजीरों से लपेट दिया और आगे के एक पहिए की जगह 2 पहिए लगा दिए, लेकिन इससे थोड़ा फर्क पड़ा और हफ्तों के संघर्ष के बाद यह स्पष्ट हुआ कि समस्या मशीन के असमान वेट डिस्ट्रीब्यूशन की थी। क्रूजर को रिवर्स में चलाया गया और यह तरीका काफी प्रभावी साबित हुआ। अपने सबसे लंबे ट्रैक पर क्रूजर अपने लैंडिंग बेस के चारों ओर एक लूप में 148 किलोमीटर रिवर्स की ओर यात्रा करने में कामयाब रहा, लेकिन रिवर्स में ड्राइविंग में क्रूजर की गति काफी धीमी थी और ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह दक्षिणी ध्रुव की ओर विपरीत दिशा में जा सके। अभियान दल ने अंततः हार मान ली और एक प्रयोगशाला के रूप में उपयोग करने के लिए क्रूजर को परमानेंटली वहीं पार्क कर दिया। यहाँ छोड़े गए स्नो क्रूजर को आखिरी बार 1958 में कई मीटर बर्फ के नीचे खोदकर निकाले जाने के बाद देखा गया था और आज इस मशीन का ठिकाना अज्ञात है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपको इतिहास के तथ्यों, माइंड थॉट्स, इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल्स और कंस्ट्रक्शन पर इसी तरह पूरी व्याख्या के साथ वीडियो देखने पसंद हैं तो थॉटी माइंड को सब्सक्राइब करें।